वेलकम एवरीवन, दिस इज ऋषभ त्रिपाठी, केमिस्ट्री फैकल्टी। तो लास्ट सेगमेंट में, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सॉलिड स्टेट के बारे में। और जो सॉलिड स्टेट के बारे में डिस्कशन अभी तक हमने देखा था, उसमें हमने पूरे चैप्टर का एक बार हमने ओवरव्यू की रहा होगा। मतलब हमने ये बातें डिस्कस की होंगी कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या बातें डिस्कस करनी है। उसके बाद फिर हमने टाइप्स ऑफ सॉलिड्स के साथ अपना टॉपिक शुरुआत किया रहा होगा, जिसमें हमने कहा होगा कि अगर हम सॉलिड्स के टाइप्स की बात करें तो सॉलिड्स बेसिकली दो तरह के होते हैं। जिसमें पहला हमारे पास आता है जिसे हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, और जो दूसरा सॉलिड आता है उसे हम कहते हैं एमॉर्फस सॉलिड। तो लास्ट टर्न पे हम लोगों ने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था। अब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के प्रॉपर्टीज के बारे में जब डिस्कस कर रहे थे, उसके फीचर्स के बारे में जब डिस्कस कर रहे थे, तो उसके फीचर्स को हमने 5 अलग अलग पॉइंट्स के फॉर्म में डिस्कस किया रहा होगा। फर्स्ट पॉइंट में हमने कहा होगा कि जब भी हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करते हैं तो इनका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है जिसे हम कहते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। उसके बाद फिर दूसरा पॉइंट हमने देखा होगा जिसमें कहते हैं एनाइसोट्रॉपी, उसके बारे में डिस्कस किया रहा होगा। उसके बाद फिर थर्ड पॉइंट में हमने देखा होगा कि जब भी हम बात करते हैं किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में तो उस क्रिस्टलाइन सॉलिड को कहा जाता है ट्रू सॉलिड्स। फिर हमने कहा होगा कि जब भी हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को एक पर्टिकुलर एंगल पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कट करते हैं तो वहां पे हमें एक शार्प कट मिलता है। शार्प कट का मिलने का मतलब ये है कि जब हम उसको एक डेफिनेट एंगल पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कट करेंगे तो जो दोनों पार्ट्स उसको काटने के बाद मिलेंगे वो दोनों पार्ट्स हूबहू सेम होंगे, आइडेंटिकल होंगे, सेम होंगे, सिमिलर होंगे। और फिर हमने कहा था कि जब भी हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करते हैं तो उनमें एक डेफिनेट या फिक्स रेंज होता है उनके मेल्टिंग पॉइंट को लेके। अब इतना डिस्कशन हम लोग कर चुके थे जिसमें हमने कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखे थे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के। अब उतनी बातें डिस्कस करने के बाद फिर हमारे सामने आता है कि आखिरकार क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के एग्जांपल्स क्या क्या होंगे। मतलब हमसे पूछा जाए कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के कुछ एग्जांपल्स अगर दिए जाएं तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के एग्जांपल्स क्या होते हैं। हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड का फीचर देख लिया था जिसमें हमने लॉन्ग रेंज ऑर्डर, एनाइसोट्रॉपी, उसके बाद शार्प कट, ट्रू सॉलिड्स, और फिर हमने कहा था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर एक डेफिनेट या फिक्स्ड रेंज होता है मेल्टिंग पॉइंट का। मतलब उनके मेल्ट करने का या मेल्टिंग पॉइंट का एक फिक्स्ड रेंज होगा जिसमें डेविएशन नॉर्मली ऑब्जर्व नहीं किया जाएगा। अब उसके बाद फिर अगर हमें एग्जाम्पल डिस्कस करना हो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का, तो जब हमने लास्ट रन पे ये बातें डिस्कस की होंगी कि जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के फर्दर टाइप क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स फर्दर 4 तरह के होते हैं। जिसमें हमारे पास सबसे पहले आता है आयनिक सॉलिड, उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है कोवेलेंट सॉलिड या जिसे कहते हैं नेटवर्क सॉलिड, उसके बाद फिर तीसरा आता है मॉलिक्यूलर सॉलिड, और चौथा आता है मेटालिक सॉलिड। तो ये 4 तरह के सॉलिड्स आते हैं, ये 4 तरह के क्लासिफिकेशन आते हैं जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को फर्दर क्लासिफाई करते हैं। मतलब अगर हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के एग्जांपल्स की बात करनी है तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में ये चारों तरह के सॉलिड्स आ जाएंगे। और अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं तो हमें इन चारों के एग्जांपल्स के बारे में देखना होगा, क्योंकि जब तक ये चारों एक साथ क्लासिफाई नहीं होंगे तब तक हम क्रिस्टलाइन सॉलिड का कंप्लीट डेफिनेशन या कंप्लीट एग्जांपल नहीं दे सकते। तो अगर हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल्स देखने होंगे तो हमें बारी बारी से चारों तरह के क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल्स देखने होंगे, जिसमें आयनिक सॉलिड भी आएगा, जिसमें कोवेलेंट सॉलिड भी आएगा, जिसमें मेटालिक सॉलिड भी आएगा, और जिसमें हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड भी आएगा। तो अब हम आज क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको डिस्कस करेंगे 4 अलग अलग फॉर्म्स के रूप में: आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, और फिर उसके बाद हमें डिस्कस करना होगा कोवेलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड्स के बारे में। तो हम बारी बारी से चारों के फीचर्स को भी डिस्कस करेंगे और उसके एग्जांपल्स के साथ भी डिस्कस करेंगे। तो जहां तक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का सवाल है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के फर्दर क्लासिफिकेशन में जो सबसे पहले तरह का सॉलिड आता है वो आता है हमारा आयनिक सॉलिड। तो जो पहले तरह का हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड आता है वो आएगा आयनिक सॉलिड। तो अब हम आयनिक सॉलिड और उसके फीचर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, देखते हैं इसके बारे में। तो जो पहले तरह का क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारे पास आता है इसे हम कहते हैं आयनिक सॉलिड्स। इन तरह के सॉलिड्स को हम कहते हैं आयनिक सॉलिड्स। मतलब आयनिक सॉलिड्स पहले कैटेगरी होगी, पहले तरह के सॉलिड्स होंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के। तो उसके फीचर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आयनिक सॉलिड्स बने होते हैं आयंस से। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये आयंस हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं आयनिक सॉलिड्स की। मतलब अगर हम बात करें आयनिक सॉलिड्स के तो आयनिक सॉलिड्स बने होते हैं आयंस से, अपोजिटली चार्ज्ड आयंस से। और आयंस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस को हम कहते हैं केटायंस और नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस को हम कहते हैं एनायंस। इसका मतलब अगर हम किसी भी तरह के आयनिक सॉलिड्स की बात करें तो ये बने होते हैं अपोजिटली चार्ज्ड आयंस से। मतलब आयनिक सॉलिड्स के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो होंगे आयंस,
या फिर हम कह सकते हैं कि वो दो तरह के आयंस होंगे, एक होगा कैटायन और दूसरा होगा एनायन। तो ये आयंस हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहलाएंगे आयनिक सॉलिड्स के। दूसरा पॉइंट, सेकेंड पॉइंट ये होगा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है आयनिक सॉलिड्स में, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, इसी को हम कहते हैं कूलम्बिक फोर्सेस। इन्हीं को हम कहते हैं कूलम्बिक फोर्सेस। इसका मतलब जो अपोजिटली चार्ज्ड आयंस पाए जाते हैं, जो केटायंस और एनायंस पाए जाते हैं आयनिक सॉलिड्स के अंदर, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या उसी को हम कहते हैं कूलम्बिक फोर्सेस। इसका मतलब आयनिक सॉलिड्स के स्टेबिलिटी के लिए जो फोर्सेस जिम्मेदार होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या जिन्हें हम कूलम्बिक फोर्सेस कहते हैं, और ये लगते हैं अपोजिटली चार्ज्ड आयंस के बीच में, जो कि हमारे केटायंस और एनायंस होते हैं। थर्ड पॉइंट ये होगा कि जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं इनका नेचर होता है हार्ड एंड ब्रिटल। अगर हम आयनिक सॉलिड्स की बात करें तो इनका नेचर हार्ड होता है और ब्रिटल होता है। कहने का मतलब यह है कि आयनिक सॉलिड्स हार्ड होते हैं, हार्ड इसलिए होते हैं क्योंकि इनके आयंस के बीच में जो इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं कैटायंस और एनायंस, उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, और इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आयनिक सॉलिड्स काफी हार्ड होते हैं। लेकिन साथ ही साथ इनका नेचर ब्रिटल भी होता है। ब्रिटल होने का मतलब ये है कि जैसे ही हम इस पे फोर्स लगाएंगे, इस पे प्रेशर लगाएंगे, तो इनके मॉलिक्यूल्स ब्रेक होने लगते हैं, इनकी जो अरेंजमेंट होता है वो ब्रेक होने लगता है, और जैसे ही हम प्रेशर लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, इनका अरेंजमेंट डिस्टर्ब हो जाता है, इसीलिए कहलाता है ब्रिटल नेचर। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें आयनिक सॉलिड्स के, तो आयनिक सॉलिड्स की जो मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू होती है ये काफी हाई होती है, और ऑलमोस्ट इसकी वैल्यू बराबर होती है 1000 केल्विन के। मतलब अगर हम आयनिक सॉलिड्स की बात कर रहे हैं तो आयनिक सॉलिड्स के मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू काफी ज्यादा होती है, और ये बराबर होती है ऑलमोस्ट 1000 केल्विन के। इसका मतलब हम किसी भी आयनिक सॉलिड को अगर हमें मेल्ट कराना है तो हमें उसके लगभग 1000 केल्विन का टेम्परेचर देना पड़ेगा, तभी वो मेल्ट हो पाएगा। मतलब इसके मेल्टिंग, इन तरह के सॉलिड्स के मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू काफी ज्यादा होती है, और रीजन है इनके बीच में पाए जाने वाले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से इसके मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू काफी ज्यादा होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इनके बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू भी काफी ज्यादा होती है, और अगर हम इनके बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू की बात करें तो ये वैल्यू ऑलमोस्ट बराबर होती है 2000 केल्विन के। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें आयनिक सॉलिड्स के, तो आयनिक सॉलिड्स के बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू 2000 केल्विन के बराबर होती है। मतलब अगर हमें आयनिक सॉलिड्स को बॉईल कराना है तो हमें 2000 केल्विन का टेम्परेचर देना पड़ेगा, और रीजन फिर से वही है क्योंकि आयंस के बीच में लगने वाले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी टाइटली होल्ड करते हैं, काफी स्ट्रांगली होल्ड करते हैं आयंस को, जिसकी वजह से उनकी बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू काफी ज्यादा होती है, जिसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 2000 केल्विन के बराबर आती है। अगला पॉइंट देखते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम आयनिक सॉलिड्स की बात करें तो आयनिक सॉलिड्स कंडक्टर होते हैं। जितने भी आयनिक सॉलिड्स होते हैं ये आयनिक सॉलिड्स कंडक्टर होते हैं। ये कंडक्टर होते हैं मोल्टेन स्टेट में या फिर एक्वस सॉल्यूशन के स्टेट में। ये कंडक्टर होते हैं मोल्टेन स्टेट में या एक्वस सॉल्यूशन के स्टेट में, लेकिन ये बिहेव करते हैं इंसुलेटर की तरह जब ये सॉलिड स्टेट में होते हैं। ये बिहेव करते हैं इंसुलेटर की तरह जब ये एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड स्टेट के फॉर्म में। जब इनका स्टेट प्योर सॉलिड के फॉर्म में होता है तो ये बिहेव करते हैं वहां पे इंसुलेटर की तरह। तो अगर हम यहां बात करें, अगर हम आयनिक सॉलिड्स के इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो आयनिक सॉलिड्स कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। मतलब ये इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करने देते हैं, पास करने देते हैं, और ये कंडक्टर की तरह तब बिहेव करते हैं जब ये या तो मोल्टेन स्टेट में रहेंगे या तो एक्वस सॉल्यूशन के स्टेट में रहेंगे। मतलब जब इनमें आयनाइजेशन हो चुका होगा। जब इनमें आयनाइजेशन हो चुका होगा, जब आयनिक सॉलिड्स आयंस के फॉर्म में, केटायंस और एनायंस के फॉर्म में टूट चुके होंगे मोल्टेन स्टेट में और एक्वस सॉल्यूशन स्टेट में, और जब इनके अंदर आयंस ब्रेक कर चुके होंगे, आयनाइजेशन हो चुका होगा, तो आयंस इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करते हैं, जिसके वजह से ये बिहेव करता है कंडक्टर की तरह मोल्टेन स्टेट में या एक्वस सॉल्यूशन स्टेट में। लेकिन जब ये सॉलिड स्टेट में होता है तो ये बिहेव करता है इंसुलेटर की तरह,
क्योंकि सॉलिड स्टेट में जो आयंस होते हैं वो फर्मली होल्ड होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, और क्योंकि वो फर्मली होल्ड होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के क्योंकि वो फॉर्मली होल्ड होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, जिसकी वजह से उनमें मोशन नहीं हो पाता, और क्योंकि आयंस मूव नहीं कर पाते इसलिए वो बिहेव करता है एज इंसुलेटर, मतलब इलेक्ट्रिक करंट को कैरी नहीं कर पाता। नेक्स्ट पॉइंट, अब अगर हम इनके एग्जांपल्स की बात करें तो जितने भी ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो आयंस के बने होंगे वो सभी के सभी एग्जांपल्स कहलाएंगे आयनिक सॉलिड्स के, जिसमें हमें एग्जांपल मिल जाएगा NaCl का, इसमें एग्जांपल मिल जाएगा KCl का, इसमें एग्जांपल मिल जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड का, इसमें एग्जांपल मिल जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का, इसमें एग्जांपल मिल जाएगा कैल्शियम फ्लोराइड का, इसमें एग्जांपल मिल जाएगा जिंक सल्फाइड का, इसमें एग्जांपल मिल जाएगा सिल्वर आयोडाइड का, इसमें एग्जांपल मिल जाएगा लिथियम फ्लोराइड का। ये सभी के सभी हमारे ऐसे सॉलिड्स हैं जो कि आयंस के बने हुए हैं, और क्योंकि ये आयंस के बने हुए हैं ये सभी, चाहे वो मैग्नीशियम, चाहे वो सोडियम क्लोराइड हो, चाहे वो KCl हो, चाहे वो कैल्शियम ऑक्साइड हो, चाहे वो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो, चाहे वो कैल्शियम फ्लोराइड हो, चाहे वो जिंक सल्फाइड हो, चाहे वो सिल्वर आयोडाइड हो, या फिर वो लिथियम फ्लोराइड हो, क्योंकि ये सभी के सभी आयंस के बने हुए हैं, अपोजिटली चार्ज आयंस के बने हुए हैं, इसका मतलब ये सभी के सभी सॉलिड्स एग्जांपल होंगे आयनिक सॉलिड्स के। तो ये जितने भी प्रॉपर्टीज अभी हमने डिस्कस किए ये सभी के सभी प्रॉपर्टीज होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं आयनिक सॉलिड्स के। तो अगर हम इनके बारे में डिस्कस करें एक एक करके, तो सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया कि आयनिक सॉलिड्स के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो आयंस होते हैं, मतलब आयनिक सॉलिड्स बने होते हैं अपोजिटली चार्ज्ड आयन से, जिसमें एक कैटायन होता है जो पॉजिटिव चार्ज आयन होते हैं और एक एनायन होता है जो नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं। दूसरा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जो बॉन्डिंग फोर्सेस होते हैं आयनिक सॉलिड्स में, वो होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या इन्हीं को हम कहते हैं कूलम्बिक फोर्सेस। मतलब जो अपोजिटली चार्ज्ड आयंस होते हैं आयनिक सॉलिड्स के अंदर, उनके बीच में जो फोर्सेस लगते हैं उन फोर्सेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं कूलम्बिक फोर्सेस। उसके बाद थर्ड पॉइंट कहता है कि अगर हम बात करें आयनिक सॉलिड्स की तो ये हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं। हार्ड इसलिए होते हैं क्योंकि जब हम आयनिक सॉलिड्स की बात करते हैं तो आयनिक सॉलिड्स के बीच में लगने वाले फोर्सेस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, और उन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो काफ़ी हार्ड होते हैं। लेकिन जैसे ही हम आयनिक सॉलिड्स पे फोर्स लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे, तो उनमें पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, और उस डिस्टर्बेंस की वजह से मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट ब्रेक होने लगता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि आयनिक सॉलिड्स नेचर में ब्रिटल होते हैं, मतलब प्रेशर या फोर्स लगाने पे वो ब्रेक करने लगेंगे, सेपरेट करने लगेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमने कहा कि अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, अगर हमें आयनिक सॉलिड्स को मेल्ट कराना हो, तो अगर हम आयनिक सॉलिड्स के मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो ये ऑलमोस्ट 1000 केल्विन के बराबर होता है, और अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें आयनिक सॉलिड्स के तो ये भी काफी हाई होता है, जो कि ऑलमोस्ट 2000 केल्विन के आसपास होता है। और ये जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है ये दोनों वैल्यूज काफी ज्यादा हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बॉन्डिंग फोर्सेस हैं, जो आयंस के बीच में लगने वाले फोर्सेस हैं, वो होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि आयंस को काफी ज्यादा आपस में फर्मली होल्ड किए रहते हैं, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है आयनिक सॉलिड्स की, ये दोनों काफी ज्यादा होती है। अब उसके बाद फिर हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो जब हम आयनिक सॉलिड्स के इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, मतलब वो इलेक्ट्रिक करंट को कैरी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो आयनिक सॉलिड्स बिहेव करते हैं कंडक्टर की तरह जब ये होते हैं मोल्टन स्टेट में, या जब ये होते हैं एक्वस सॉल्यूशन स्टेट में। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आयनिक सॉलिड्स मोल्टन स्टेट में होंगे या एक्वस सॉल्यूशन स्टेट में रहेंगे तो वहां पे आयनाइजेशन होगा, मतलब कैटायंस और अनायंस सेपरेट हो चुके होंगे, अलग हो चुके होंगे। तो आयनाइजेशन होने की वजह से, क्योंकि उनके पास आयंस फ्री हो जाते हैं मोशन के लिए, और इसीलिए जब आयंस मोशन के लिए फ्री हो जाएंगे, जब उनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकन हो जाता है, जिसके वजह से आयंस फ्रीली मूव कर सकते हैं, और जब आयंस फ्रीली मूव करेंगे तो वो इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करेंगे। तो इसीलिए आयनिक सॉलिड्स बिहेव करते हैं कंडक्टर की तरह जब ये मोल्टन या एक्वस सॉल्यूशन स्टेट में होते हैं, लेकिन आयनिक सॉलिड्स बिहेव करते हैं इंसुलेटर की तरह जब ये सॉलिड स्टेट में रहते हैं,
क्योंकि सॉलिड स्टेट में उन कैटायंस और एनायन के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसकी वजह से कैटायंस और एनायंस मूव नहीं कर पाते, और इसी वजह से सॉलिड्स जो होते हैं, जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं, वो इलेक्ट्रिक करंट को कैरी नहीं कर पाते, इसीलिए बिहेव करते हैं इंसुलेटर की तरह जब ये सॉलिड स्टेट में होते हैं। अब जितने भी हमारे पास ऐसे सॉलिड्स हैं जो अपोजिटली चार्ज आयन से बने होते हैं, वो सभी के सभी एग्जांपल्स होंगे आयनिक सॉलिड्स के। फॉर एग्जांपल NaCl, KCl, कैल्शियम ऑक्साइड, MgO, कैल्शियम फ्लोराइड, जिंक सल्फाइड, सिल्वर आयोडाइड, लिथियम फ्लोराइड, ये सभी के सभी हमारे ऐसे सॉलिड्स हैं जो एग्जांपल्स होते हैं आयनिक सॉलिड्स के। तो अभी हमने डिस्कस किया क्रिस्टलाइन सॉलिड के पहले टाइप्स के बारे में, पहले तरह के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में, जिसमें हमने डिस्कस किया आयनिक सॉलिड्स के बारे में और उसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में। अब जो दूसरी तरह का क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारे पास आता है उसे हम कहते हैं कोवेलेंट सॉलिड्स, या उन्हीं को हम एक और नाम से जानते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं नेटवर्क सॉलिड्स। तो अब देखते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में, देखते हैं क्या होगा। तो जो दूसरे तरह के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हमारे पास आते हैं इन्हें हम कहते हैं कोवेलेंट सॉलिड्स, या फिर हम इन्हीं को एक और नाम से जानते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं नेटवर्क सॉलिड्स। दूसरे तरह का जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारे पास आएगा इसे हम कहते हैं कोवेलेंट सॉलिड, या इन्हीं को हम कहते हैं नेटवर्क सॉलिड्स। तो हम इनके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होंगे उसको हम अलग अलग पॉइंट्स के फॉर्म में डिस्कस करेंगे, देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये आएगा कि इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं एटम्स। इसका मतलब ये है कि जब भी हम कोवेलेंट सॉलिड्स की बात करते हैं या नेटवर्क सॉलिड्स की बात करते हैं, तो इनकी जो बनावट होती है, जिन पार्टिकल्स से मिलकर इस तरह के सॉलिड्स बने होते हैं, ये होते हैं एटम्स। मतलब अलग अलग तरह के एटम्स जब अपने आप को 3D मैनर में अरेंज कर लेंगे अलग अलग पैटर्न के फॉर्म में, तो वहां पे जिस तरह का सॉलिड का फॉर्मेशन होता है उसे कहते हैं कोवेलेंट सॉलिड। या फिर ये एटम्स आपस में कंबाइन होकर 3D मैनर में नेटवर्क बना लेते हैं, इसीलिए इस तरह के सॉलिड्स कहलाते हैं नेटवर्क सॉलिड्स। दूसरी बात, इन तरह के सॉलिड्स को हम एक और नाम से जानते हैं, इन्हीं को कहा जाता है जायंट मॉलिक्यूल्स। इन्हीं को एक और नाम से जानते हैं, इन्हीं को कहा जाता है जायंट मॉलिक्यूल्स। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो एटम्स होते हैं वो अपने आप को अलग अलग लेयर में अरेंज करते हैं, अलग अलग 3D लेयर्स के फॉर्म में अरेंज करते हैं, जिसकी वजह से बहुत ह्यूज स्ट्रक्चर्स बनते हैं, बहुत ह्यूज नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनता है। और ये जो बड़े स्ट्रक्चर्स बनते हैं, इसीलिए इस तरह के सॉलिड्स को कहा जाता है जायंट मॉलिक्यूल्स। तो पहली बात तो ये कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड्स के, ये होते हैं एटम्स। और ये जो एटम्स होते हैं जो कि हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, ये अपने आप को अरेंज करते हैं अलग अलग 3D मैनर के फॉर्म में, अलग अलग लेयर्स के फॉर्म में, जिसकी वजह से ह्यूज मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। और इसीलिए हम इन तरह के सॉलिड्स को हम कहते हैं जायंट मॉलिक्यूल्स। तो जो थर्ड पॉइंट आएगा हमारे पास वो ये है कि जो कोवेलेंट सॉलिड्स होते हैं ये काफी हार्ड होते हैं, वेरी हार्ड एंड ब्रिटल। काफी हार्ड होते हैं और साथ ही साथ ब्रिटल नेचर भी होता है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन है एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को छोड़कर, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। कहने का मतलब ये है कि जितने भी कोवेलेंट सॉलिड्स होते हैं, ये कोवेलेंट सॉलिड्स काफ़ी हार्ड होते हैं और साथ ही साथ ये ब्रिटल भी होते हैं। ब्रिटल का मतलब ये होता है कि जैसे हम उस पर प्रेशर या फोर्स अप्लाई करेंगे वो तुरंत ब्रेक करने लगेंगे, उनका ब्रेक डाउन होने लगेगा, इसीलिए इनका नेचर ब्रिटल होता है। तो जितने भी कोवेलेंट सॉलिड्स होते हैं या नेटवर्क सॉलिड्स होते हैं, ये काफ़ी हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन है ग्रेफाइट का, क्योंकि ग्रेफाइट एक एग्जाम्पल है कोवेलेंट सॉलिड का। लेकिन ये कोवेलेंट सॉलिड का एग्जाम्पल होने के बावजूद ये सॉफ्ट नेचर शो करता है। तो ग्रेफाइट को छोड़कर बाकी जितने भी कोवेलेंट सॉलिड्स होंगे वो काफ़ी हार्ड होंगे और साथ ही साथ उनका ब्रिटल नेचर होगा। नेक्स्ट पॉइंट, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां काम करता है वो होता है कोवेलेंट बॉन्ड्स। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास कोवेलेंट सॉलिड्स होते हैं या नेटवर्क सॉलिड्स होते हैं, ये जो कोवेलेंट सॉलिड्स होते हैं या नेटवर्क सॉलिड्स होते हैं, ये बने होते हैं एटम से। तो जो एटम्स के बीच में लगने वाले फोर्सेस होते हैं, मतलब जो बॉन्डिंग फोर्सेस लगते हैं एटम्स के बीच में, ये फोर्सेस होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स। मतलब यही कोवेलेंट बॉन्ड्स जो बनते हैं इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की वजह से। तो जब एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है
तो यही जो कोवेलेंट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है, यही कोवेलेंट बॉन्ड्स एक तरह के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का काम करते हैं जो कि एटम्स के बीच में लगते हैं, जब फॉर्मेशन होता है किसी कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड्स का। तो नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए, तो नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो जो मेल्टिंग पॉइंट होती है कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड्स की, ये काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वैल्यू होती है 4000 केल्विन के बराबर। मतलब अगर हमें कोवेलेंट सॉलिड्स या नेटवर्क सॉलिड्स को अगर मेल्ट कराना है तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वैल्यू होती है 4000 केल्विन के बराबर। इसी तरह से अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू ऑलमोस्ट रेंज जो होता है, ये रेंज बराबर होता है 500 केल्विन का। इसका मतलब अगर हमें बॉयल कराना है किसी भी नेटवर्क सॉलिड को या किसी भी कोवेलेंट सॉलिड को, तो उसको बॉयल कराने के लिए हमें टेम्परेचर देना पड़ेगा ऑलमोस्ट 500 केल्विन का। इसलिए इसके बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू होती है, इसकी रेंज होती है 500 केल्विन की। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो नेटवर्क सॉलिड्स होते हैं या कोवेलेंट सॉलिड्स होते हैं, इनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होती है इंसुलेटर की। इसका मतलब ये बिहेव करते हैं इंसुलेटर की तरह, मतलब ये इलेक्ट्रिक करंट को कैरी नहीं कर पाते। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स हैं, और इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स होने की वजह से ये इलेक्ट्रिक करंट को कैरी नहीं कर पाते, इसीलिए बिहेव करते हैं इंसुलेटर की तरह। इसमें एक एक्सेप्शन प्रॉपर्टी है, और यहाँ पे फिर एक्सेप्शन प्रॉपर्टी आती है ग्रेफाइट की, क्योंकि ग्रेफाइट एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो जब हम बात करते हैं नेटवर्क सॉलिड्स की या कोवेलेंट सॉलिड्स की, तो ये नेचर में इंसुलेटर होते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रिक करंट को कैरी नहीं करते। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन प्रॉपर्टी आती है ग्रेफाइट की, और ग्रेफाइट इसलिए एक्सेप्शन प्रॉपर्टी है क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट कैरी करता है, मतलब ये नेचर में कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। अब अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें, कौन कौन से एग्जाम्पल्स आएंगे, तो उसमें एग्जाम्पल हमें मिल जाएगा SiO2 का, जिसे हम सिलिका कहते हैं। इसी में एग्जाम्पल हमें मिल जाएगा क्वार्ट्ज का। इसी में एग्जाम्पल हमें मिल जाएगा सिलिकॉन कार्बाइड का। इसी में एग्जाम्पल हमें मिल जाएगा एल्युमिनियम नाइट्राइड का। इसी में एग्जाम्पल मिल जाएगा हमें डायमंड का। इसी में एग्जाम्पल हमें मिल जाएगा ग्रेफाइट का। तो ये सभी के सभी एग्जाम्पल्स हैं हमारे नेटवर्क सॉलिड्स की या कोवेलेंट सॉलिड्स के। तो ये हमने कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस किए, कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स डिस्कस किए दूसरे तरह के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में, जैसे हमने कहा था कोवेलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड। अब इन पॉइंट्स की अगर बात की जाए तो सबसे पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया कि जो इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो एटम्स होते हैं। मतलब जितने भी कोवेलेंट सॉलिड्स या नेटवर्क सॉलिड्स होंगे, इनके जो फॉर्मेशन होगा वो होगा एटम से, मतलब एटम्स आपस में कंबाइन होकर फॉर्मेशन कराएंगे कोवेलेंट सॉलिड्स का या नेटवर्क सॉलिड्स का। अब ये जो कोवेलेंट सॉलिड्स होते हैं या नेटवर्क सॉलिड्स होते हैं, मतलब इनके अंदर जो एटम्स पाए जाते हैं, क्योंकि एटम्स इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, तो एटम्स आपस में कंबाइन होके अलग अलग लेयर्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं, अलग अलग 3D मैनर में अरेंज होके एक अलग पैटर्न में अपने आप को अरेंज करके फॉर्मेशन कराते हैं ह्यूज मॉलिक्यूल्स का, फॉर्मेशन कराते हैं अलग अलग लेयर्ड स्ट्रक्चर का। और क्योंकि मॉलिक्यूल्स नेटवर्क लाइक बनता है या बड़े मॉलिक्यूल्स बनते हैं, इसीलिए इन तरह के मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है जायंट मॉलिक्यूल्स। मतलब जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसीलिए इन तरह के सॉलिड्स को कहा जाता है जायंट मॉलिक्यूल्स। मतलब जिन मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा उन्हें हम कहेंगे जायंट मॉलिक्यूल्स। थर्ड पॉइंट है कि जो कोवेलेंट सॉलिड्स होते हैं या नेटवर्क सॉलिड्स होते हैं वो काफ़ी हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं। मतलब इनका नेचर काफ़ी हार्ड होता है और ब्रिटल होता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही उस पर प्रेशर या फोर्स अप्लाई करेंगे उनका ब्रेक डाउन होने लगेगा, वो अलग होने लगेंगे, और इसलिए नेचर में ब्रिटल कहलाते हैं। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, वो है ग्रेफाइट। मतलब ग्रेफाइट एक इस तरह का कोवेलेंट सॉलिड है, एक खास तरह का नेटवर्क सॉलिड है। मतलब ये नेचर में सॉफ्ट होता है, लेकिन इसके अलावा बाकी जितने भी कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड्स होते हैं वो काफ़ी हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं। लेकिन ग्रेफाइट एक एग्जाम्पल है कोवेलेंट सॉलिड का जो नेचर में सॉफ्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, जो बॉन्डिंग फोर्सेस, जो फोर्सेस काम करते हैं इन कोवेलेंट सॉलिड्स में या नेटवर्क सॉलिड्स में, वो होते हैं हमारे कोवेलेंट बॉन्ड्स। और ये कोवेलेंट बॉन्ड्स तब बनते हैं जब एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। तो क्योंकि यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स हैं और इन एटम्स के बीच में जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है तो वहाँ फॉर्मेशन होता है कोवेलेंट बॉन्ड्स का। और यही कोवेलेंट बॉन्ड्स एक तरह के बॉन्डिंग फोर्सेस होते हैं। मतलब यही कोवेलेंट बॉन्ड्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट सॉलिड्स
या फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नेटवर्क सॉलिड्स। नेक्स्ट पॉइंट, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब अगर हमें मेल्ट कराना है किसी भी नेटवर्क सॉलिड को या किसी भी कोवेलेंट सॉलिड को, तो जो मेल्टिंग पॉइंट होती है कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड्स की, ये होती है ऑलमोस्ट 4000 केल्विन के रेंज में। जो बॉइलिंग पॉइंट होती है नेटवर्क या कोवेलेंट सॉलिड्स की, ये होती है 500 केल्विन के रेंज में। मतलब इतना रेंज हमें देना पड़ेगा टेम्परेचर का किसी भी कोवेलेंट सॉलिड को मेल्ट कराने के लिए, और इतना टेम्परेचर हमें देना पड़ेगा किसी भी कोवेलेंट सॉलिड को बॉयल कराने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हमने कहा इंसुलेटर के बारे में। अगर हम कोवेलेंट सॉलिड्स या नेटवर्क सॉलिड्स की बात करें तो ये नेचर में इंसुलेटर होते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रिक करंट को कैरी नहीं कर पाते। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो एटम्स हैं। तो क्योंकि एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को कैरी नहीं कर पाते या एटम्स के वजह से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट नहीं होता, फ्री आयंस का मूवमेंट नहीं होता, मतलब यहाँ पे किसी भी तरह के चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट नहीं होते। और इसी वजह से क्योंकि यहाँ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स हैं, इसीलिए यहाँ पे किसी भी तरह का करंट मूव नहीं करता, करंट का मूवमेंट नहीं हो पाता, और इसीलिए कोवेलेंट के नेटवर्क सॉलिड्स बिहेव करते हैं इंसुलेटर की तरह। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, वो है ग्रेफाइट। मतलब ग्रेफाइट एक खास तरह का कोवेलेंट सॉलिड है जो इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करता है, मतलब ये बिहेव करता है कंडक्टर की तरह। लेकिन इसके अलावा बाकी जो हमारे पास कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड्स आते हैं वो बिहेव करता है इंसुलेटर की तरह। और अगर हम कोवेलेंट सॉलिड्स या नेटवर्क सॉलिड्स के एग्जाम्पल्स की बात करें तो उसमें एग्जाम्पल्स आता है SiO2 का, जैसे हम कहते हैं सिलिका, सैंड कह सकते हैं। क्वार्ट्स आता है, सिलिकॉन कार्बाइड आता है, एल्युमिनियम नाइट्राइड आता है, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया। ये हमारे कुछ ऐसे सॉलिड्स हैं जिन्हें हम कहते हैं एग्जाम्पल्स मान सकते हैं फॉर द कोवेलेंट सॉलिड्स या नेटवर्क सॉलिड्स। तो ये हमने डिस्कस किया दो तरह के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में और उसके फीचर्स के बारे में। हमने डिस्कस किया आयनिक सॉलिड्स के बारे में जिनके फीचर्स के बारे में हमने डिस्कस किया। उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया कोवेलेंट सॉलिड्स के बारे में या नेटवर्क सॉलिड्स के बारे में जिसके फीचर्स के बारे में हमने डिस्कस किया। अब उसके बाद दो और तरह के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बचते हैं, जिसमें एक होता है हमारे पास जैसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स और दूसरा होता है मेटालिक सॉलिड्स। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स और उसके जो फीचर्स होंगे, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होंगे, और जो मेटालिक सॉलिड्स होंगे और उनके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होंगे, उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू।